कांग्रेस के पराजय की भी हैट्रिक होने वाली है। असम लगातार तीसरी बार बीजेपी एनडीए सरकार बना रहा है। The battle for power is not just about winning. It's about shaping the future. But whose future? लोगों का भविष्य या फिर पॉलिटिकल पार्टीज का? केरलम के कथकली और असम के बिहू तक, असम के चाय बागानों से केरलम के कॉफी फार्म्स तक, लोगों के मन में बस यही सवाल है। और इस सवाल के जवाब की तलाश का हर रास्ता जाता है सिर्फ एक तरफ, और वो है पावर पॉलिटिक्स। तो आखिर क्या है इसका मैथमेटिक्स, और क्या बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक और केरलम में पावर पॉलिटिक्स में एंट्री के लिए बेताब है, और क्या बीजेपी के लिए ये राह आसान है? आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसी तिलिस्म को समझाऊंगी। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि असम और केरलम में जीतकर बीजेपी को क्या हासिल हो जाएगा। तो जवाब है वैचारिक पेंट। शो शुरू करने से पहले हम तीन चीजों को समझते हैं। 2014 से पहले बीजेपी के लिए और 2014-15 तक भी बार बार ये बात कही जाती थी कि बीजेपी उत्तर की पार्टी, नॉर्थ की पार्टी। लेकिन असम में सरकार, नॉर्थ ईस्ट में सरकार, तो फिर हुआ कि नॉर्थ ईस्ट की पार्टी भी हो गई, फिर देखिए पश्चिम की पार्टी भी हो गई। अब बात आती है पूर्वोत्तर की। तो पूर्वोत्तर में उड़ीसा जीत लिया, बिहार जीत लिया, बचा बंगाल। और उसके बाद बात आती है दक्षिण की, जो कि पूरी तैयारी कमर कस के जो तमिलनाडु है उसके द्वार खटखटाने की कोशिश हो रही है। वैसे कर्नाटक को दक्षिण का द्वार माना जाता है, तो केरलम भी उसी कड़ी में बेहद महत्वपूर्ण है। केरलम में जीत बीजेपी के लिए सबसे बड़ी वैचारिक जीत होगी, जो वामपंथ के गढ़ में सेंध लगाने का प्रतीक होगी, और साथ ही बीजेपी को मिलेगा दक्षिण भारत का विस्तार। क्योंकि पार्टी अपनी हिंदी पट्टी की छवि, जैसा हमने चर्चा की, हिंदी पट्टी की छवि को बदलकर सही मायने में नेशनल लेवल की पार्टी के रूप में स्टैब्लिश खुद को करना चाहती है लंबे समय से। और बीजेपी के लिए इस मुहिम के पूरे होने के लिए केरलम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल बेहद ज्यादा जरूरी है। केरलम में कमाल करने का मतलब है बीजेपी दो ध्रुवीय राजनीति को सीधे चुनौती देगी, क्योंकि बीजेपी केरलम में यूडीएफ और एलडीएफ के विकल्प के रूप में एक वास्तविक विकल्प बनने का लक्ष्य रख रही है। और दूसरी तरफ असम की बात करें तो वहां जीत की हैट्रिक का मतलब है पूर्वोत्तर में वर्चस्व बढ़ाना, क्योंकि असम को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है, और वहां जीत से बीजेपी पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ, हर बार ये कहा गया कि देखिए आसाम में कितना बेहतर तरीके से पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो जाहिर तौर पे जब असम में दोबारा सरकार वापस काबिज होगी तो मणिपुर में जो कुछ भी हुआ पिछले समय वो सब ढक जाएगा, और जाहिर तौर पे ये मैसेज मणिपुर में भी जाएगा कि विकास तो केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, विकास और राष्ट्रवाद के झंडे को बुलंद करने में भी मदद मिलेगी अगर इन राज्यों में सरकार बीजेपी की बनती है, क्योंकि बीजेपी असम में विकास, बुनियादी ढांचे और 5 लाख करोड़ के निवेश यानी असोम गति शक्ति के वादे के साथ साथ लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों पर अपनी राष्ट्रवादी छवि को मजबूत कर रही है। और असम को जीतकर पूर्वोत्तर की राजनीति में स्थिरता का संदेश भी बीजेपी देगी, क्योंकि पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकारें केंद्र सरकार की नीतियों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए भी जरूरी है। विंध्य के उस पार के भारत,
बीजेपी की सबसे मजबूत पकड़ है पूर्वांचल का प्रवेश द्वार यानी असम, और तैयारियां जबरदस्त हैं। आप देखिए जमीन पर, और पूरा का पूरा कांग्रेस को सीएम ले जा चुके हैं। इसलिए असम में जीत की हैट्रिक ही बीजेपी का लक्ष्य है, कम वोट में। और इस लक्ष्य को हासिल करने के सबसे बड़े हथियार हैं बीजेपी के सीएम और असम में पार्टी के सबसे बड़ी ताकत यानी हेमंता बिस्व शर्मा। पूरे आत्मविश्वास से भरे हेमंता अपनी दूसरी बार सीएम बनने की दावेदारी पेश करें, और इसके लिए वो मजबूत नेता वाली राजनीति, ध्रुवीकरण करने वाली बयानबाजी और विकास के एजेंडे और लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में फिलहाल उनका राजनीतिक प्रभाव बेजोड़ नजर आता है, और उनके सामने होगा वो विपक्ष जो बटा बटा नजर आ रहा है, या फिर सिर्फ गौरव गोगोई, साथ में शायद प्रियंका गांधी और भूपेश बघेल आपको नजर आ रहे हैं। वो भी 3 हिस्सों में है अगर पूरे विपक्ष की बात करें। अब देखिए, रायजोर दल के साथ बातचीत नाकाम होने के बाद कांग्रेस ने सीपीआईएम, असम जातीय परिषद और ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस के विधायक के अलावा उसके गठबंधन के बाकी 3 सहयोगियों के पास कुल मिलाकर सिर्फ एक मौजूदा विधायक ही है, और आखिर में एआईयूडीएफ है, जिसने 2021 का चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत गठबंधन के हिस्से के तौर पर लड़ा था। लेकिन इस बार का चुनाव उसके लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई जैसा होगा। खुद एआईयूडीएफ के सुप्रीमो बरुद्दीन अजमल अपनी हार से उबरने की कोशिश में और बिना किसी गठबंधन की रस्सी के सहारे चुनावी पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अल्पसंख्यक वोटों के लिए कांग्रेस और रायजोर दल दोनों के सामने एआईयूडीएफ वोट काट सकती है। अब बीजेपी के दबदबे वाले राजनीतिक मैदान में ये बटा हुआ विपक्ष एक दूसरे के वोट काटेगा तो सियासी हवा भगवा झंडे की दिशा में बह सकती है, और यही रणनीति बीजेपी की है। और फिर ये इलेक्शन 2023 के परिसीमन के बाद होने वाला पहला विधानसभा चुनाव भी होगा, जिसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि ये परिसीमन जानबूझ के मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक ताकत हटाने के लिए किया गया है, क्योंकि राज्य की 126 सीटों में से लगभग 35 सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका थी, जो घटकर करीब 23 सीटों तक सीमित हो गई। तो अब इस चुनाव के नतीजे ये भी दिखाएंगे कि इस संदेश ने असम के जनादेश पर कितना असर दिखाया है, और असम में इसी चुनावी प्रदर्शन के पैमाने पर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो निकलेगा एक ऊपरी असम और दूसरा हिस्सा होगा निचला असम, क्योंकि पिछले चुनाव में ऊपरी असम की 28 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 23 पर जीत दर्ज कराई थी, और कांग्रेस गठबंधन महज 3 सीटों पर जीत सका था। यानी यह इलाका बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। और इसके उलट निचले असम में कांग्रेस और सहयोगी दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा, जहां उसने 43 में से 25 सीट्स अपने नाम की थी। ऊपरी असम की इन सीटों के लिए चल रहा चुनाव प्रचार पहचान से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित दिख रहा है। बेदखली अभियान से लेकर जमीन के अधिकार देने जैसी पहलों के जरिए बीजेपी सरकार ने खुद को असमिया पहचान के रक्षक के तौर पर पेश किया है। यानी जिस इलाके में बीजेपी पहले से ही मजबूत दावेदारी पेश करती रही है, वहां इस बार और भी बड़े पैमाने पर असर दिखाने की रणनीति तैयार की जा रही है, और इसके लिए बीजेपी ने कई तरह के काम भी किए हैं। बीजेपी सरकार ने सरकारी और वन भूमि से बेदखली के लिए कई अभियान चलाए, और जिनके जरिए अवैध कब्जे से लगभग 1.5 लाख बीघा जमीन वापस ली गई। राज्य सरकार ने पहले ऐलान किया था कि इन अभियानों में लगभग 50,000 लोगों को बेदखल किया गया था, और इसके अलावा बीजेपी के मजबूती के पीछे बड़े फैक्टर भी छिपे हुए हैं, जो असम में हैट्रिक की तरफ बढ़ती बीजेपी की ताकत बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे असम चुनाव को देखें तो 4 बड़े फैक्टर्स हैं जिनका असर चुनाव पर दिखेगा ही दिखेगा, जिनमें पहला और बड़ा फैक्टर है हेमंता बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई के बीच सीधा मुकाबला। दरअसल ये लड़ाई एक तरह से व्यक्तिगत इंडिविजुअल लड़ाई है, दोनों व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी है।
एक तरफ मजबूत सीएम के तौर पर उभरे हेमंता और दूसरी तरफ कांग्रेस के नए चेहरे के तौर पर गौरव गोगोई और राहुल गांधी के बेहद करीबी, यानी गांधीज के बेहद करीबी। यानी ये मुकाबला नतीजा भी तय करेगा और नैरेटिव भी। वैसे असम में सीएम हेमंता की इमेज एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो चुकी है और असम में उन्होंने इतना कुछ किया है नैरेटिव के लिहाज से, हिंदुत्व के लिहाज से, कि उनका नाम अब देश के दूसरे राज्यों में भी चर्चा में रहता है, जैसे योगी जी का रहता है। और इसके अलावा असम के चुनाव में एक और फैक्टर की बात करें तो वो है विपक्ष का बिखराव। अगर कांग्रेस इतनी टूटी हुई नहीं होती, इतने लोग कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाते, तो शायद आज नजारा कुछ और होता। कांग्रेस के साथ गठबंधन में सीपीआईएम, एजेपी, एपीएचसीएल है, तो दूसरी तरफ अखिल गोगोई की राजौर दल और बरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ भी अकेले मैदान में उतरी हुई है। हालांकि गठबंधन में गांठें एक तरफ नहीं हैं, बल्कि बीजेपी, एजीपी गठबंधन में भी खींचता नजर आ रही है। असम गण परिषद एजीपी के साथ अभी तक सीट जो शेयरिंग तय नहीं हो पाई है। असम गण परिषद अपनी प्रासंगिकता बचाने की कोशिश में है और इसमें एक अहम बात है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी नजर नहीं आ रही और जनता में कंटिन्यूटी की मांग महसूस की जा रही है। यानी अक्सर जब 2 बार की सत्ता आ जाती है किसी भी पार्टी की, वो सत्ता में होती है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है और एक महसूस होने लगता है कि अब सरकार को बाहर भेजना है। लेकिन ऐसी महसूस नहीं आ रही है, जमीन पे कंटिन्यूटी की मांग दिख रही है और इस तरह मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व को लेकर सकारात्मक माहौल दिख रहा है, जो फीडबैक बीजेपी ने जमीन से चुनाव के काफी पहले से और कई टुकड़ों में लिया है। और इसमें चुनावी मुद्दे जो हैं वो भी सिर्फ जाति धर्म तक सीमित नहीं है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाई है, रोजगार की बात की है, डेवलपमेंट की बात की है, बल्कि गवर्नेंस भी है, डिलीवरी भी है, एक बड़ा फैक्टर है। और इस तरह मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ब्रह्मपुत्र पर पुल, सड़कें, गुवाहाटी में फ्लाईओवर्स, कनेक्टिविटी में सुधार का फायदा भी मिलेगा। हेल्थ केयर का विस्तार जैसे हर जिले में मेडिकल कॉलेज का टारगेट, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में बेहतर सुविधाएं भी मदद करेंगी इस पूरे नैरेटिव को सेट करने में। देखिए, प्रोजेक्ट्स की तेज गति से डिलीवरी और पहली बार वोट देने वाले युवाओं के बीच लोकप्रियता पर भी असर काफी नजर आ रहा है। रोजगार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और 1.6 लाख से ज्यादा भर्ती का दावा इसमें फायदेमंद हो सकता है। वो इलाका है जहां से लोग दिल्ली और अलग अलग राज्यों में जाते हैं और नौकरी करते हैं और हमेशा से नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें बाहरी के रूप में देखा जाता है। तो वो जो गैप कम करना, साथ में उनको अपने ही राज्य में नौकरी भर्ती का सपना दिखाते हुए वो काम पूरे करना, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अब देखिए, एडीआरई के जरिए भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश से युवाओं में भरोसा भी बढ़ा है। इन सबको मिला दें तो असम का चुनाव में परफॉर्मेंस एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है, जहां जनता का फोकस काम, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर है, ना कि बात सिर्फ पहचान की राजनीति पर आकर टिकी। यानी असम वो इलाका है जहां बीजेपी पहले से मजबूत है, वहां पार्टी अपने पैर और ज्यादा गहराई से जमाने की कोशिश कर रही है और जिस निचले असम से विपक्ष को उम्मीदें हैं, वहां बीजेपी ध्रुवीकरण की मदद से मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। 1 दशक से असम की सत्ता में आने की कोशिश कर रही कांग्रेस की राहें इस बार भी आसान नजर नहीं आती। लेकिन बीजेपी सिर्फ असम में हैट्रिक की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि केरलम के किले को फतेह करने की कोशिश भी कर रही है। असम में बदलाव हो सकता था, कांग्रेस अगर चाहती तो। कांग्रेस का दिल्ली का नेतृत्व अगर चाहता तो। कांग्रेस में जो उनसे छूटकर लोग जो बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, उनको अगर रोकती तो, उनकी परेशानियों को समझती तो, चाहे वो सुष्मिता देव हों, चाहे फिर वो अभी हाल ही में कई और सांसद भी जो गए हैं, छोटे बड़े तमाम नेता गए हैं। अगर मजबूत विपक्ष होता तो शायद वो जनता के बीच में एंटी इनकम्बेंसी, जो काम नहीं हो पाए, जो वादे पूरे नहीं हो पाए, उन सब की बातें रख सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई। जबकि ये माना जाता है कि अगर इन 5 राज्यों में से कांग्रेस कहीं पर इमोशनली इन्वेस्टेड है तो वो 2 ही राज्य हैं, एक असम, एक केरलम। और इन दोनों में ही उतनी जबरदस्त मौजूदगी कांग्रेस की नजर नहीं आ रही और कांग्रेस की भले ही आए, जो केंद्र की लीडरशिप है उनकी नहीं आ रही। देखिए, केरलम बीजेपी के लिए अब तक वो दीवार बनी हुई है
जहां बीजेपी को शुरुआत शून्य से करनी है। इस बीच बीजेपी के लिए उम्मीद बने हैं केरलम के स्थानीय निकाय चुनाव। पिछले साल केरलम के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, तब से उम्मीद भी बढ़ी। राज्य के 1900 से ज्यादा वार्ड में जीत हासिल और इसके साथ बीजेपी ने जीतने वाले वार्ड में 400 से ज्यादा की बढ़ोतरी की। फिर भी सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी केरलम में अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकेगी? इस सवाल की बड़ी वजह है कि पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल सकी। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि केरलम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहां वोट समीकरण है, क्योंकि केरलम में लगभग 26% वोटर मुस्लिम, 18 से 20% ईसाई है और इन समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने पूर्व IAS अधिकारी KJ अल्फोंस को राज्यसभा के जरिए लाकर केंद्रीय मंत्री भी बनाया। लेकिन इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। खुद अल्फोंस भी चुनाव में हार गए और फिर इसके बाद पिछली बार पार्टी ने ई श्रीधरन पर दांव लगाया, जो बेकार चला। 2024 में त्रिशूर से इकलौती सीट जीतने के बाद बीजेपी को लगने लगा कि वो केरलम में अपना पांव जमा सकती है, लेकिन सुरेश गोपी की छवि वाले जो नेता से ज्यादा अभिनेता वाली बन गई है। तो बीजेपी भी अब मोदी सरकार के विकास कार्यों और स्थानीय उम्मीदवारों पर फोकस कर रही है। देखिए, दो बड़ी बातें हैं। पिछले कुछ समय में बीजेपी ने जब इंटरनल मीटिंग हुई तो ये देखा कि हिंदू वोट बैंक के साथ हमें एक और वोट बैंक की जरूरत है जीत में आगे बढ़ने के लिए, मजबूती में आगे बढ़ने के लिए। आपने देखा जब किस तरीके से वक्फ बोर्ड वाला तमाम मसला हुआ तो केरला की बहुत सारी ऐसी ज़मीनें थी जो वक्फ के अंदर थी, लेकिन वो थी चर्चेस की, क्रिश्चियंस की। तो अगर अंदर की बात करें तो बहुत बड़े तबके में केरला के क्रिश्चियंस आए, प्रधानमंत्री मोदी से मिले, उनको धन्यवाद दिया और कहा कि जो वक्फ में हमारी ज़मीन चली गई थी, जिनको हम काउंटर नहीं कर पा रहे थे, वापस नहीं ले पा रहे थे, वो आपकी मदद से हमें मिले हैं। तो ये भी एक इंटरनल बड़ा फैक्टर है कि बहुत बड़ा तबका वहाँ पे जो क्रिश्चियंस का है, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी बीजेपी की तरफ झुकाव है। इससे भी बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए, इस बार केरलम में बीजेपी की नज़रें ईसाई वोटर्स से जुड़ने पर भी टिकी हुई हैं, जो मैंने आपको समझाया। खासकर सेंट्रल केरलम में, जहां पार्टी लोकल कम्युनिटी से जुड़ने, खास मुद्दों पर फोकस करने और अपनी कोशिशों में सीनियर नेताओं को शामिल करने का प्लान बना रहे हैं। और इसका मकसद खुद को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन के एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करना होगा UDF के सामने। और नजरें उन मुद्दों पर टिकी हैं जो केरलम के चुनावी रण को बदलने की क्षमता रखते हैं। और इसमें सबरीमाला विवाद एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो असर दिखा सकता है, क्योंकि महिलाओं के प्रवेश का मुद्दा अभी भी भावनात्मक रूप से संवेदनशील है। बीजेपी और कांग्रेस LDF के पिछले रुख को निशाना बना रही है और बहस आस्था बनाम संवैधानिक अधिकारों की हो रही है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर केरलम में बहुत असर दिखाएगा, क्योंकि LDF लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि आसान नहीं होगा। और इस तरह LDF सामाजिक कल्याण पहुंचाने की बात करता है, जबकि UDF और NDA रोजगार, निवेश और बुनियादी ढांचे पर जोर देता है। और ऐसे में कुछ क्षेत्रों में विकास का मुद्दा पहचान से जुड़े मुद्दे पर भारी पड़ सकता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी चुनावी शोर का हिस्सा है, क्योंकि विपक्ष LDF को भ्रष्ट बता रहा है। सोने की तस्करी, स्थानीय घोटाले, प्रशासनिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। और इस बीच चुनाव में UDF अपने पारंपरिक मुस्लिम ईसाई जनाधार पर निर्भर है, जबकि बीजेपी सबरीमाला और पहचान की राजनीति के जरिए हिंदू वोटों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और LDF अपने व्यापक गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से LDF और UDF के बीच कांटे की टक्कर है, जबकि NDA एक तीसरी ताकत के रूप में उभरने की कसरत कर रही है। और इसके लिए NDA के पास नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत चेहरा है। तो साथ ही बीजेपी ने कुछ जाने माने नामों पर दांव खेला है, जैसे मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कुम्नम राजशेखरम के अरनमुला से उम्मीदवार बनाए जाने। इसके साथ ही के सुंदरम को
मंजेश्वर सीट से, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, बड़ा नाम है, उनको नेमम से, पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन को कझाट कुटम से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। और भी ऐसे कई चेहरे हैं, बड़े नेता हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है बीजेपी। देखिए, पार्टी नेताओं की माने तो हाल ही में हुए निगम चुनाव में पार्टी ने 50 सीटें जीतकर केरलम के इतिहास में पहली बार तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बना लिया। निगम चुनाव के नतीजों से बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है और खासकर शहरी इलाकों में पार्टी की पकड़ मजबूत हुई है और जिसका असर विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर देखने को मिल सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, इन पॉलिटिक्स द ओनली सर्टेनिटी इज अनसर्टेनिटी। लिहाजा उम्मीदें केरलम में भी बुलंद हैं। और वैसे भी केरलम हो या असम या फिर पश्चिम बंगाल का रण, बीजेपी के लिए बात सिर्फ चुनावी जीत की नहीं बल्कि मकसद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और गहरा भी। इस चुनाव के पॉलिटिकल आइसबर्ग में जितना हिस्सा अभी सामने आया है उससे कहीं ज्यादा किस्सा अभी खुलकर आना बाकी। असम की हैट्रिक, केरलम की जीत और पश्चिम बंगाल का परिवर्तन बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता का विस्तार नहीं बल्कि 2029 तक की रणनीति तैयार करने का रास्ता हो सकता है, जिससे उसकी हिंदुत्व वाली छवि को मजबूती होगी, राष्ट्र एकता को ताकत मिलेगी और राष्ट्रवाद के एजेंडा सेट होगा। असम अगर पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है तो साथ ही बांग्लादेश से सटा एक अहम राज्य भी है। और कुछ ऐसा ही किस्सा पश्चिम बंगाल का है, जबकि दूसरी तरफ केरलम समुद्र के किनारे बसा भारत के दक्षिण छोर के एक एंट्री गेट की तरह। इसी केरलम में भारत की पहली मस्जिद 629 ईस्वी में बनी और अब अगर यहाँ बीजेपी भगवा फहराती है तो उसकी पहचान पूरे देश में दिखेगी। और असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जीत का मतलब होगा बांग्लादेश से घुसपैठ जैसे मुद्दों पर जनता साथ खड़ी है और संदेश जाएगा कि घुसपैठ को रोकना ही बीजेपी की ताकत का हिस्सा है। और वैसे भी द की टू सक्सेसफुल लीडरशिप इज फॉरसाइट, नॉट इमीडिएट बेनिफिट। तो कसरत भले ही 2026 में की जा रही हो, लेकिन इस कसरत के पीछे हसरत 2029 की भी छिपी हो सकती है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।